मैं ये मानता हूँ कि इन सभी चीज़ों में कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। वास्तु में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। एयर का फ्लो अच्छा है और आपका सन का लाइट अच्छा है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव साइन है। तो हम लोगों को कुछ अपनी इनकम में से कुछ ये चीज़ें निकाल के समाज के लिए करना चाहिए। इंट्यूशन आना भी कोई गलत बात नहीं है। बिहेवियर पैटर्न और आपका कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है जो सब चीज़ें ठीक कर देता है। मिथ्स बहुत सारे हैं, फैक्ट सिर्फ एक। वही कोशिश करते हैं हम आपके सामने लाने की। कैसे? हमारी ये पॉडकास्ट सीरीज मिथ्स एंड फैक्ट हर बार लेकर आती है एक एक्सपर्ट को आपके रूबरू। आज हमारे साथ है मिस्टर जितेंद्र अरोड़ा। हेलो। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मिस्टर जितेंद्र अरोड़ा हैं एक ज्योतिष विशारद और वास्तु रत्न। वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या हॉरोस्कोप से रिलेटेड, यानी कि प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स में हो या आपकी हेल्थ या वेल्थ में, या फिर प्रॉब्लम्स हो प्रोफेशनल लाइफ में, इन सभी चीज़ों के लिए जितेंद्र जी बिल्कुल सूटेबल पर्सन हैं, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत टेक्निकल तरीके से आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको दे सकते हैं। देखिए, ये सही है कि आई एम बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर और मेरा मार्केटिंग में भी स्पेशलाइजेशन रहा है। बट मुझे याद आता है कि हम लोग जब कॉलेज में थे तो आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम MBA इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर। तो हम लोग जब ग्रुप में जाते थे तो डिस्कशन के लिए बहुत कुछ होता था। बट वन डे आई रिमेंबर कि जब हम जा रहे थे जोधपुर, इट इज़ ए 8 आवर जर्नी, तो आई थॉट कि अभी टाइम कैसे पास होगा। तो आई पिक्ड वन बुक फ्रॉम द मैगजीन स्टोर। देयर आई रेड एन आर्टिकल अबाउट कीरो एस्ट्रोलॉजी। वो बेसिकली कीरो का जो आर्टिकल तो था कीरोनोमी पे था, पाम पे था और पामिस्ट्री पे था। बट मुझे लग रहा है कि वही एक ट्रिगिंग पॉइंट था जहाँ से मुझे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में कुछ या इस तरह के ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट जनरेट हुआ। ठीक है, वो चला गया फेज़, बट वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं मुझे ट्रिगर करता था। मैंने 2003 में इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस चेन्नई, जो इनका हेडक्वार्टर है, उनके पैन इंडिया ब्रांचेस हैं, तो जयपुर चैप्टर से मैंने एडमिशन लेके 2 साल का मैंने कोर्स किया और ज्योतिष विशारद मैंने कंप्लीट किया। यू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी, बुक्स में भी सब कुछ है, बट उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना, दिस इज़ अ चैलेंज। आपकी जर्नी जो है वो पैशन से शुरू हुई, प्रोफेशन तक गई और अब परफेक्शन तक पहुंच गई है। जीवन में देखिए, हम लोग सब खुशी के पीछे भागते हैं, हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं जी। अब हैप्पीनेस आती कैसे है? हैप्पीनेस के लिए अगर हम बात करें तो हैप्पीनेस के लिए पहले तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि किस चीज़ से खुशी मिलती है। अब देखिए, एक छोटा सा बच्चा होता है, अब उसको एक चॉकलेट से भी हैप्पीनेस मिल जाती है ना। एक बेबी बॉर्न होता है, जैसे हम देखते हैं, एक बेबी बॉर्न होता है तो उसको मम्मा को देख के ही खुशी मिलती है। उसके लिए सबसे बड़ा जो हैप्पीनेस का पॉइंट होता है वो मदर होती है। तो ऐसे ही अगर हम देखते हैं, बच्चा बड़ा होता है तो उसको एक चॉकलेट मिल जाता है तो उसकी हैप्पीनेस उसमें रिफ्लेक्ट होती है। मतलब उसका ऑब्जेक्ट होता है कि मुझे चॉकलेट मिलनी चाहिए, और उसको जैसी चॉकलेट मिलती है तो उसका फेस डिफरेंट, मतलब डिफरेंट कलर्स में दिखता है और हैप्पीनेस उसके फेस पे रिफ्लेक्ट होती है। तो हैप्पीनेस को कैसे भी हम देख सकते हैं। तो बट हैप्पीनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका टारगेट होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, और आपने जो बोला उसमें पैशन जब आप जोड़ते हैं तब जाके आपकी हैप्पीनेस मेटलाइज होती है। मैं चाहूँगा कि मैं ये बन जाऊँ, लेकिन उसके लिए अगर मैं एफर्ट नहीं करूँगा तो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। सो ये बहुत ज़रूरी है। आपने जो बोला कि हैप्पीनेस के लिए पैशन बहुत ज़रूरी है, और पैशन से परफेक्शन आ जाता है। अगर पैशन को आप जोड़ देते हैं तो परफेक्शन आ जाता है। जिंदगी में हम सबको एक उद्देश्य चाहिए, और अगर वो उद्देश्य हम पैशन के साथ करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपना पैशन जोड़ देते हैं, तो परफेक्शन तो आ ही जाता है, मज़ा आ जाता है, खुशी फिर आ ही जाती है। हम लोग जब मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे तो एक हमारे गुरु थे, उन्होंने बहुत छोटी सी चीज़ बोली थी कि आपके पास स्किल है, हुनर है, तो यू कैन अर्न योर डेली ब्रेड एंड बटर। आप अपनी रोज़ की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं, बट आपके अंदर विल है। विलिंगनेस जो होती है वो आपको कहाँ तक लेके जा सकती है। तो विलिंगनेस इन दैट नॉट नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू पैशन। ये पैशन ही होता है जो आपकी विलिंगनेस को ट्रिगर करता है, और अगर आपके पास स्किल और विल हो तो फिर थ्रिल है। तो ये हम देखते हैं कि आपने जो बोला परफेक्शन तब आता है जब थ्रिल हो जाता है। तो स्किल, विल एंड थ्रिल, दीज आर द 3 थिंग्स जो आपने बोला। मैं बिल्कुल उससे वाकिफ़ हूँ और उससे वो करता हूँ, एग्री करता हूँ कि परफेक्शन के लिए पैशन होना ज़रूरी है। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी मेंटल पीस पर क्या असर होता है? वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, पहली चीज़ तो हम समझें कि ये दोनों दो अलग अलग थ्योरीज़ हैं,
और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। बट उससे पहले हम ये समझें कि मेंटल हेल्थ क्या है, क्योंकि अगर हम मेंटल हेल्थ समझ गए तो हम देन वी कैन रीच टू द सॉल्यूशन। मेंटल हैप्पीनेस जो है ये रिलेटिव फैक्टर है। अब देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें भी दो हैप्पीनेस दो तरह से कंट्रोल होती है। एक तो होती है इंटरनल हैप्पीनेस होती है जो इसका लोकस ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में है, और एक होता है एक्सटर्नल हैप्पीनेस जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही है एंड यू आर पैशनेट फॉर क्रिकेट, आपका उसमें कुछ रोल नहीं है, बट क्रिकेट टीम जब इंडिया जीत जाती है तो आपका हैप्पीनेस लेवल चेंज हो जाता है। हालांकि उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप केवल टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप प्लेयर हैं तो आपके एफर्ट्स मेटलाइज होते हैं और आपकी टीम जीती है, तो फिर आपका हैप्पीनेस लेवल अलग होता है। तो हैप्पीनेस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं मानता हूँ, चाहे कैसी भी हैप्पीनेस है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने एफर्ट्स से पहले प्लान्स को अपने चॉकआउट करें कि आज मान लीजिए मुझे एग्ज़ाम में 95% चाहिए, मुझे लगता है कि 95% आएंगे तो मेरी हैप्पीनेस बढ़ेगी, ठीक है। उसके लिए प्लान क्या है? प्लान ये है कि मैं अपनी स्टडी को शेड्यूल करूं और एफर्ट्स उस तरह से रखूं। मैं ये नहीं कि मैं सोचूं कि 95% आ जाएंगे एक दिन में पढ़ के, तो वो 1 वीक सीरीज वाला नहीं है। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स रेगुलरली, पीरियडिकली उसको चेक करिए, एवल्यूट करिए, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो हैप्पीनेस जो है कहते हैं वो हैप्पीनेस अलग ही होती है। आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट आता है या ज़्यादा आता है तो आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाती है, अगर रिजल्ट कम आता है तो आपकी हैप्पीनेस कम होती है। देन यू हैव टू एवल्यूट इट। अब आपने बोला वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कैसे हमारी हैप्पीनेस को कंट्रोल करती है या उससे कैसे रिलेटेड है। देखिए वास्तु की हम बात करें तो वास्तु तो ऑलमोस्ट 5000 ईयर बैक इट वाज रिटन बाय हमारे ऋषि मुनि पराशर थे, उन्होंने लिखा था, और स्थापित वेद में भी इसका जिक्र है, वेदों में भी इसका जिक्र है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या वास्तु, पहली है क्या चीज़ है वास्तु। वास्तु बेसिकली क्या है कि हमारे जो सिस्टम में, एनवायरनमेंट में 3 तरह की एनर्जी है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी है, सोलर एनर्जी है और ग्रेविटेशनल एनर्जी है जो हमें पुल करती है। ये तीनों एनर्जी के साथ में पंच महाभूत जो हम कहते हैं, 5 एलिमेंट्स हैं जिसमें फायर है, अर्थ है, एयर है और वाटर है और स्पेस है। ये पंच महाभूत को किस तरह से समावेश करके इनको किस तरह से इंटीग्रेट करें और किस तरह से सिंक्रोनाइज करें, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है विच गिव्स ए कंफर्ट लेवल, जो हमें एक आनंददायक रिजल्ट देता है, उसको हम वास्तु कहते हैं। तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीज़ें मिलके स्ट्रक्चर। जैसे आज हम इस रूम में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अब ये रूम के एम्बियंस को देख के हमें हैप्पीनेस हो रही है, क्योंकि रूम आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब बना है, तो ये क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये वास्तु है यहाँ का। अब आता है कुंडली। कुंडली क्या है? आपने अभी बताया कि कुंडली जो है वो आपकी पर्सनलाइज्ड चार्ट है। आप जब डेट ऑफ बर्थ आपकी जो आप जब बर्थ लेते हैं तो उस समय जो सेलेस्टियल्स जो आपके चार्ट्स में जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं और और जॉडिक साइंस होते हैं, उनमें जो प्लेसमेंट होता है वो आपका बर्थ चार्ट कहलाता है, उसी को हम कुंडली बोलते हैं। अब कुंडली में मान लीजिए कि कुंडली में कुछ ग्रह बहुत अच्छे हैं, और अब कुंडली को हम कैसे यूज़ करें। अभी हमने वास्तु तो समझ लिया कि आपने बहुत अच्छा एम्बियंस बनाया, आपको हैप्पीनेस मिल गई कि बहुत अच्छी जगह है। आप किसी होटल में जाते हैं, वहाँ के पूल वगैरह को देख के या वहाँ के एम्बियंस को देख के आपको बहुत हैप्पीनेस आती है, तो ये तो सब वास्तु हो गया। अब कुंडली क्या कहती है? कुंडली कहती है कि आपके चार्ट में जो जो प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स से आप अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को बढ़ाइए, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बढ़ाइए, क्योंकि हर इंसान में कोई कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं। तो मान लीजिए महाभारत का लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल। महाभारत में हमने देखा कि भीम जो थे वो मल्ल युद्ध लड़ते थे, ऑन द कॉन्ट्रेरी अर्जुन जो थे तीरंदाज करते थे। तो इसका मतलब उनकी कॉम्पिटेंसीज दोनों की अलग अलग थी, उनकी फिजिकल हेल्थ थी, इनकी मेंटल हेल्थ थी। तो यहाँ हम कॉम्पिटेंसीज को अगर देखें तो चार्ट के अंदर हमारे को कॉम्पिटेंसीज को ढूंढना होता है। प्लैनेट्स की कॉम्पिटेंसीज है, जो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है वो आपकी, जैसे मान लीजिए मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो उस कॉम्पिटेंसी को यूज़ करके आप कैसे रिजल्ट को ड्राइव करते हैं और वो रिजल्ट आपको हैप्पीनेस देता है। सी एग्जाम्पल ऑफ कपिल शर्मा, प्योरली मरकरी क्वालिटी, मरकरी को यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है और कम्युनिकेशन स्किल्स से वो आज पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं। तो ही इज़ हैप्पी, ही इज़ इंक्रीज हिज वेल्थ और आज उनको हैप्पीनेस मिल रही है। तो वास्तु और ये एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों को हम यूज़ करके, हम अपनी कॉम्पिटेंसीज को यूज़ करके, हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके और वीकनेस को ओवरकम करके या वीकनेस का ट्रीटमेंट करके हम कैसे एडवांटेज अपने लिए बना सकते हैं और एक हमारे लिए कंफर्ट लेवल बना सकते हैं, जिससे कि हमारे रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आ जाए। तो ये है, तो दिस इज़ कॉल्ड
मेंटल हैप्पीनेस। तो वास्तु और लॉजिकली दोनों के दोनों बिल्कुल कोरिलेटेड है। बिल्कुल। अगर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैं कहूँ तो आप किस चीज़ के लिए बने हैं ये आपकी कुंडली बता सकते हैं। एस्मा जी, आपने इसको बहुत ही बढ़िया डिफाइन किया। यही है हमारी हैप्पीनेस का इंडेक्स। आज देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज आपकी भी हैप्पीनेस का कोई आज पॉइंट होना चाहिए, आज मेरी भी हैप्पीनेस का कोई पॉइंट होना चाहिए। तो हैप्पीनेस रोज़ डिसाइड होती है। एक दिन हैप्पीनेस जो है ना, ये एक प्रोसेस है, ये एक्टिविटी नहीं है। आपको रोज़ परफॉर्म करना है और रोज़ हैप्पीनेस को अचीव करना है। बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं, इस डायरेक्शन में घर नहीं होना चाहिए। कई लोग परेशान भी होते हैं कि हमारे साथ चीज़ें गलत इसलिए हो रही हैं कि हमारे घर का डायरेक्शन सो कॉल्ड जो बिलीफ सिस्टम है उसके हिसाब से सही नहीं है, या हमारे मंदिर की सिचुएशन सही नहीं है, या पानी का जो है एंगल है वो ठीक नहीं है। तो क्या घर का डायरेक्शन और हमारी कुंडली का क्या रिलेशन आपस में कुछ होता है? अब हमें समझना होगा, जब हमने वास्तु की बात करी तो वास्तु में जो डायरेक्शंस हैं हमारी 9 डायरेक्शंस है। जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया या ईस्ट हो गया, और हमारा ब्रह्मस्थान होता है। ये सभी इनकी सबकी डायरेक्शंस हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सभी डायरेक्शंस के भी प्लैनेट्स हैं, लॉर्डशिप है। और तो इसका मतलब ये हो गया कि वास्तु में भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का समावेश है, क्योंकि वास्तु की अब हम जब बात कर रहे हैं तो 9 डायरेक्शंस आ गई हैं, और 8 जो की डायरेक्शंस हैं उनके सबके लॉर्ड हैं, प्लैनेट्स हैं। किसी का शुक्र है, किसी का बुध है, किसी का सूर्य है, किसी का मंगल है, किसी का शनि है, किसी का राहु है, किसी का जुपिटर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका मतलब ये है, किसी का चंद्रमा भी है। तो कहने का मतलब ये कि वास्तु में तो एस्ट्रोलॉजी आई गई, और एस्ट्रोलॉजी में तो है ही प्लैनेट्स सारा। अब आपने पूछा कि क्या ये दोनों हमारे के लिए कैसे हमारे को हेल्प कर सकते हैं। देखिए, मैं दोबारा से क्रिकेट का एग्जांपल लूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप बैटिंग से पूरी टीम बैटिंग अगर अच्छा करे तो मैच नहीं जीत सकते अगर आपकी बॉलिंग अच्छी परफॉर्म नहीं करे। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी परफॉर्म कर रही है लेकिन बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो भी आपके लिए चैलेंज होता है, और दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करें तो बहुत ही मज़ा होता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कभी बैटिंग अच्छा नहीं हुआ तो बॉलर्स के ऊपर प्रेशर होता है बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, आपको देखना है कि क्या डायरेक्शन आपको सूट करती है। जैसे मान लीजिए आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा था कि वास्तु और कुंडली हमारी कैसे हेल्प कर सकती है। अब इसका डायरेक्शन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई चार्ट में हम लोग देखते हैं कौन से प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है। जैसे मान लीजिए ईस्ट अच्छा है तो आपको सूर्य अच्छा है तो आपको ईस्ट फेसिंग प्लॉट्स कुछ ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि इसकी लॉर्डशिप ईस्ट के पास, सूर्य के पास है। अब आपका अगर मान लीजिए कि बुध बहुत अच्छा है तो उसकी लॉर्डशिप उत्तर दिशा के पास है। तो उत्तर दिशा में अगर आपका गेट ओपनिंग या आपकी बिजनेस अगर हैंडल कर रहे हैं तो वो आपको अच्छा रहेगा, या आपका रूम जो है वो नॉर्थ दिशा में है तो बहुत अच्छा रहेगा। सिमिलरली अगर शनि आपका कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग है मान लीजिए, तो शनि आपको रिजल्ट कैसे देगा, जब आपको वेस्ट जोन आपके लिए सपोर्ट करेगा। तो वेस्ट जोन में आपका कुछ ओपनिंग है, गेट ओपनिंग हो, इस तरह से हो तो बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे ही आपका अगर मंगल बहुत अच्छा है तो साउथ फेसिंग या साउथ ओपनिंग। तो लोगों के माइंड में जो मिथ है ना कि ये फेसिंग अच्छी, ये फेसिंग अच्छी, ऐसा नहीं होता है। फेसिंग तो सभी अच्छी हैं। मैंने बोला ना कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मान लीजिए किसी ने साउथ फेसिंग मकान ले लिया, अगर आप उस साउथ फेसिंग मकान को वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपको बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। ऐसा नहीं कि वो फेस। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से आप डायरेक्शन ले लेते हैं तो बहुत ही मज़ा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप ले लेते हैं कोई प्लॉट और उसको वास्तु संबत बना देते हैं तो वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल दिशा तो हम कैलकुलेट। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास में एक अष्टक वर्ग एक और मैथोलॉजी होती है, उस मेथड से भी हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन सपोर्टिव है, जो हमें सपोर्ट करती है। मान लीजिए कि आपकी जो रेजिडेंस लोकेशन किसी लोकेशन में है, कहीं पे है आप, और मान लीजिए कि आपको साउथ बहुत सूट करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका एडवांटेज कैसे लेंगे। यू कैन ओपन योर ऑफिस इन रेस्पेक्ट टू योर रेजिडेंस इन साउथ डायरेक्शन। हाँ, आप अपनी लोकेशन जो है घर के रेफरेंस में आप साउथ में अगर ऑफिस लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। या अपने घर में भी अगर आप साउथ के रूम को ऑप्ट करते हैं अपने लिए, अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ रूम्स हैं आपके पास में, तो आप साउथ के रूम को लेते हैं तो डेफिनेटली वो बेनिफिट करेगा। तो आपको ये भी देखना। और मान लीजिए कि अगर आपका कुंडली में अगर कोई प्लैनेट खराब है
और आपने डायरेक्शन ले ली, तो आपको उस डायरेक्शन पे स्पेशल काम करना होगा। मान लीजिए कि ईस्ट खराब है, तो वाइल कंस्ट्रक्शन आपको ईस्ट पे थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। आपका मंदिर वहाँ बन सकता है, यस, यू कैन places पॉजिटिव वहाँ प्लेस पर। कर सकते हैं आप। वहाँ पे स्पेस ज़्यादा छोड़िए, वॉल्स को छोटा रखिए, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ से कंस्ट्रक्शन के लॉस को फॉलो करिए। नॉर्थ ईस्ट अगर आप मान लीजिए किसी की कुंडली में जुपिटर खराब है डायरेक्शन के हिसाब से, तो आप क्या करेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट को क्लीन रखेंगे, वहाँ टेम्पल बना सकते हैं, वाटर की लोकेशन दे सकते हैं। जितना आप हाइजीनिक रखेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी रहेगी, कंसेंसस रहेगा, तो ये डायरेक्शंस आपको डेफिनेटली हेल्प करती हैं। तो वास्तु और डायरेक्शन दोनों की दोनों हमारी हैप्पीनेस को रूल करती हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वास्तु जो है वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, हमारे Yes. आसपास के माहौल पर काम करती है। यस, अब सोचा जाए कि अगर हम और हमारा माहौल दोनों, हमारे आसपास का सिस्टम दोनों अगर अच्छी तरह से काम करते हैं तो अगेन बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक रिजल्ट्स आर मिरेकल वाली जो हमने Results बात अच्छी किया ना, तो वो रिजल्ट बिल्कुल आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होते हैं और एक्सपेक्टेशन से अच्छे भी हो सकते हैं। तो दोनों का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है और साथ में वास्तु भी ज़रूरी है, और कुंडली की एनालिसिस स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। इन दोनों को आप साथ में लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाए। लोगों को लगता है अरे वास्तु के हिसाब से काम करेंगे तो शायद पता नहीं इतना अच्छा बन के आए कि नहीं आए, या वास्तु के हिसाब से अरे हमने तो ये वाला प्लॉट ले लिया, ये फेसिंग है, अब हम लॉस लेकर हम इसको बेचकर दूसरा थोड़ा ना लेंगे। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आपका प्लॉट एक तरह से है, लेकिन उसमें भी आप वास्तु के एलिमेंट्स डाल सकते हैं। यस, एग्जैक्टली, टू गो अकॉर्डिंग टू व्हाट सूट्स यू, व्हाट इज सूटेबल फॉर यू। यस। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु खराब है, जी, तो आप साउथ वेस्ट पे अच्छा काम करके राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। राहु आपका बेटर परफॉर्म करेगा। आप कहेंगे कि राहु से इम्पैक्ट क्या आता है, तो राहु से इम्पैक्ट ये आता है कि हमारे को कन्फ्यूज़न जो है, इल्यूजन जो है, ऑब्सेशन जो है, ये सब राहु के कारण आता है। डायरेक्शन जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो डायरेक्शन वास्तु की हो या एस्ट्रोलॉजी की जो स्ट्रेंथ है, उन दोनों को मर्ज करके आप उसके एडवांटेज को डेफिनेटली ले सकते हैं, और उसमें बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। वास्तु के हिसाब से घर का कौन सा रूम ऐसा होता है या घर की कौन सी डायरेक्शन ऐसी होती है जो मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाती है? कुंडली में कोई भी अगर ग्रह खराब होगा जी, या वास्तु अगर उस ग्रह से रिलेटेड उस दिशा में अगर कुछ खराबी है, तो हम लोग तो डिस्टर्ब होंगे। तो कोई एक प्लेनेट तो नहीं है, बट हाँ, मेंटल हैप्पीनेस के लिए एक प्लेनेट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चंद्रमा। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारी जो डिटर्मिनेशन होती है वो चंद्रमा के कारण होती है, मून के कारण होती है। क्योंकि आप मान लीजिए आप कोई मैच हार गए और आप हार करके हताश हो गए और आपने दोबारा नहीं उठे, तो इसका मतलब आपका चंद्रमा अच्छा ऑपरेट नहीं हो रहा है। लेकिन आप हारने के बाद दोबारा आप रिगेन करते हैं। वी रिमेंबर द स्टोरी ऑफ ब्रूस एडगर। हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, ब्रूस एडगर जो राजा थे यूके के, और वो उनको जेल में बंद कर दिया। फिर एक मकड़ी को देख करके उनके अंदर करेज आया था, और उन्होंने दोबारा सोचा कि जब मकड़ी स्लिपरी ट्रैक से ऊपर निकल सकती है तो मैं क्यों नहीं बाहर आ सकता। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा रिगेन किया और दोबारा से अटैक करके उसको अपने किंगडम को रिगेन किया। बात यहाँ ये आती है कि चंद्रमा कैसा रोल प्ले करता है। अब चंद्रमा को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, एक अकेला चंद्रमा नहीं है। क्योंकि अगर चंद्रमा के साथ शनि एस्पेक्ट कर रहा है, मान लीजिए, तो चंद्रमा के साथ शनि एस्पेक्ट कर रहा है तो हम उसे विष योग कहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम शनि क्या करता है, आपको आइसोलेट करने की कोशिश करता है। तो वो आपको क्या आइसोलेट करेगा, आपको ट्रैक से बाहर ले जाएगा, डिप्रेशन में लाएगा। शनि अगर चंद्रमा के साथ मंगल है तो आपको पैनिक करेगा। चंद्रमा के साथ गुरु है तो वो आपको अच्छा डिसीजन लेने पे हेल्प करेगा। लेकिन गुरु अच्छा होगा तभी हेल्प करेगा, अगर गुरु खराब है तो। इसी तरह से हम देखते हैं कि राहु अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है चंद्रमा के साथ तो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स आ जाती है, साइकिक इश्यूज आ जाते हैं और आदमी बहुत फिनकी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि आपका जो प्रश्न है कि किस तरह से ये करते हैं, तो डायरेक्शन, हमारे घर में जो डायरेक्शंस हैं और जो प्लैनेट्स हैं, इनको हमारे को बहुत केयरफुली देखना होता है कि किस तरह से ये हमारे को सपोर्ट करें और कैसे हम इनका बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। वही चीज़ आते हैं हम दोबारा उसी चीज़ पे आते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में स्टेयर केस आपने नॉर्थ में बना दिया। अब नॉर्थ के लॉर्ड बुध है, तो आपकी लिक्विडिटी को इफेक्ट कर देते हैं। और बुध जो है हमारे घर में बच्चे होती हैं, महिलाएं होती हैं, जो हमारी सिस्टर होती हैं, बेटी होती हैं। तो मैंने बहुत सारे वास्तु देखे हैं जहां हम जाते हैं और अगर हम नॉर्थ में स्टेयर्स देखते हैं तो स्टेयर केस नॉर्थ डायरेक्शन में जब होता है तो चैलेंजेस आता है, डॉटर्स के लिए चैलेंजेस आता है। तो उस केस में आप स्टेयर केस का रेमेडी करना ज़रूरी है। और अब नॉर्थ अगर डिस्टर्ब है तो आपको एंजाइटी देता है, आपकी नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये सब चीज़ें आपकी एंजाइटी वगैरह सारी इसी से रिलेटेड है।
आपने क्वेश्चन किया था कि कौन सी दिशा या कौन सा ग्रह है, तो देखिए मैं ये मानता हूँ कि चंद्रमा के साथ बाकी ग्रह भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने बताया अलग अलग दिशा, किसी को स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है तो उसकी हैप्पीनेस डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम लोग साउथ वेस्ट को देखते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि साउथ को कैसे चेक किया जाए, साउथ को देखते हैं। कन्फ्यूजन्स हैं राहु के कारण तो उसको देखा जाता है, ऑब्सेशन है, इल्यूज़न है, तो वो भी चैलेंज जनरेट करता है, क्योंकि आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और डिसीजन नहीं लेते हैं तो आपका रिजल्ट इफेक्ट होता है, और इसके कारण आपकी हैप्पीनेस डिस्टर्ब होती है। तो कई बार ये होता है कि सब चीज़ें ठीक होने के बाद भी हैप्पीनेस नहीं होती, और कई बार सब चीज़ें खराब होने के बाद भी हैप्पीनेस आप फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सब तो है चंद्रमा के कारण। हमने देखा है कि अगर कुंडली में बहुत सारा दोष है लेकिन चंद्रमा मजबूत है, उच्च राशि में बैठा है या स्वराशि का चंद्रमा है, तो बात पक्की है कि वो आदमी डगमगाता नहीं है, अपने ट्रैक से डगमगाता नहीं है। वो विग्रसली अपने फोकस करके अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है उसको फॉलो करता है और रिजल्ट लाता है। वो गिरता है लेकिन फिर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सामने केसेस हैं। अभी रिसेंटली 2025 में हमने देखा कि एक शोलापुर, महाराष्ट्र में शोलापुर में एक गडरिया था जो हमने सुना है शीप गेजिंग का काम करता था। अब देखिए पैशन कैसे जनरेट होता है कि बचपन में अपने भाई के साथ गया था और भाई का मोबाइल खो गया था, पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज करने से मना कर दिया, जो स्टोरी आ रही है। अब उसने मन में ठान लिया कि मुझे तो पुलिस वाला ही बनना है और लोगों की हेल्प करनी। तो हिज ऑब्जेक्टिव वाज, उसके ऑब्जेक्टिव बहुत प्योरीफाइड थे कि मुझे पुलिस बन के लोगों की जनसेवा करनी है, एंड ही क्रैक्ड। 2025 में 551वीं पोजीशन उसने हासिल की है। तो ये क्या है, ये हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए चंद्रमा जो है, ड्राइविंग फोर्स चंद्रमा है। देखिए बाकी सब प्लैनेट्स तो चलते हैं लाइफ में, शनि जो होता है आइसोलेशन देता है, अलूफ कर देता है, मेंटल टेंशन देता है, हम देखते हैं। हर प्लैनेट का अपना अपना रोल है। जुपिटर अच्छा नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन चंद्रमा के साथ जुपिटर को देखना जरूरी है, क्योंकि जुपिटर जो हमारी नॉलेज, विजडम को शो करता है, तो आपको वो भी देखना होगा कि वो कैसे हमारे को हेल्प करते हैं। तो दिशा की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी सभी दिशा भी हमारी कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करती हैं, मगर ये दोनों दिशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसे व्यक्ति का जिसका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें तो चंद्रमा बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, लेकिन क्या कुछ ऐसा करके उसको हम इस लायक बना सकते हैं कि वो लाइफ में कुछ कर ले? अगर मान लीजिए मैं बीमार हूँ, ये तो नहीं कि मुझे एक ही तरह की बीमारी है, कोई और भी बीमारी हो सकती है, तो मुझे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ बार्टर इफेक्ट। बार्टर का मतलब क्या है कि मैं इन लिeu ऑफ डैट, मेरा चंद्रमा कमजोर है तो मैं उनके पास जाऊं जिनका चंद्रमा अच्छा है, पहली चीज़ तो ये, या जो चंद्रमा की थेरेपी मुझे दे सकते हैं, या जो मुझे गाइडेंस दे सकते हैं, जो मेरे मोरल को बूस्ट कर सकते हैं। वी कैन सी लॉट ऑफ, हम देखते हैं कि आज की डेट में समाज में बहुत सारे हमारे जो काउंसलर्स हैं वो हमारे को बूस्ट करते हैं, दे नॉट गिव अस गाइडेंस। अब वो चंद्रमा मजबूत क्यों नहीं है, हो सकता है कोई पर्टिकुलर फील्ड के कारण उसका डिफ़िकल्टी आ रही हो, ठीक है। अब मान लीजिए चंद्रमा का इफेक्ट राहु के साथ में है, तो क्या हम राहु को ट्रीट करके चंद्रमा की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, वो देखा जाता है। देखिए कमज़ोर चंद्रमा का मतलब क्या है, कमज़ोर चंद्रमा का मतलब ये है कि वो टॉक्सीफाइड है, या तो किसी गलत प्लेनेट से टॉक्सीफाइड है, या किसी गलत जगह पे बैठा है कुंडली में, या हमारे घर में नॉर्थ वेस्ट जो है वो चंद्रमा का जो स्थान है वो डिस्टर्ब्ड है। तो हम उस पर करेक्शन करके भी चंद्रमा को बूस्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है, मैं तो ये मानता हूँ कि किसी का सभी प्लैनेट्स एक से हो नहीं सकते। मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं मार्केटिंग जानता हूँ, बाकी चीज़ें नहीं आती, तो उसके लिए मुझे टीम हायर करनी पड़ेगी, उनसे बार्टर करना पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर चंद्रमा किसी का बढ़िया है तो देखिए जैसे आप देखते हैं हम लोग डिसीजन मेकिंग में अगर हमारे को चैलेंज है तो हम क्या करेंगे, किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ के बात करेंगे जिसका डिसीजन लेने का क्षमता अच्छा हो। सिमिलरली यू कैन डू, आप चंद्रमा के लिए भी ऐसा ही फिनोमेना यूज़ कर सकते हैं। आप उन लोगों के साथ बैठिए जिनका चंद्रमा बढ़िया हो। उसका कैसे तरीका होता है, द पर्सन दोज हु ऑलवेज प्रेज अदर्स। चंद्रमा जिसका बढ़िया होगा वो कभी किसी की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा क्या मन है ना, तो उसको मन से सभी लोग अच्छे लगेंगे। जरूरी नहीं कि चंद्रमा खराब हो तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो चंद्रमा को आप अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको बाकी ग्रह हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी हेल्प लीजिए। बट पहली चीज़ तो ये कि एनालिसिस करना जरूरी कि चंद्रमा खराब क्यों है, उसका ट्रीटमेंट आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, मैं ये मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि समस्या है तो समस्या को लेकर ही रोते रहना है या परेशान रहना है कि हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं हो सकता। समाधान हर चीज का है।
ये समझना भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरी है। आपने सही कहा। चंद्रमा की स्ट्रेंथ को लेने के लिए आपको उसके साथ एसोसिएटेड अगर कोई प्लैनेट है तो उसकी भी रेमेडी करेंगे तो डेफिनेटली चंद्रमा बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करता हूँ, एक लाइन है, अब उस लाइन को आप इरेज नहीं कर सकते, लेकिन उसको छोटा करना हो तो एक बड़ी लाइन उसके पैरेलल ड्राइव कर सकते हैं, या उस लाइन से छोटी कोई उसको छोटा करना है तो उसके पैरेलल एक छोटी लाइन ड्राइव कर सकते हैं, तो वो अपने बड़ी हो जाएगी। तो आपको यहाँ ये देखना है कि आप कैसे जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस चंद्रमा पे आ रहा है उसको हम कैसे दूर करते हैं। अब मुझे याद आता है हम वाटर थेरेपी भी करते हैं चंद्रमा की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। पूनम के जो फुल मून होता है उसके आसपास हम लोग कांसे के बर्तन में पानी रख के और उसमें चंद्रमा के रिफ्लेक्शन को लेके करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं तो चंद्रमा की इंटेंसिटी बढ़ती है। यूजिंग सिल्वर वेसल्स जो है उसको भी हम यूज़ करके चंद्रमा की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज। आप कौन सा मोती पहनने से या स्टोन में हम मोती भी पहनते हैं, बट बशर्ते कि वो हमारी जो हाउसेस जो है रूलिंग हाउसेस हैं जो इनको हम कहते हैं कि योगकारी हाउसेस हैं, उनका अगर हो लॉर्डशिप तब तो हम उसको मोती पहना सकते हैं। आपको कोई भी स्टोन पहने तो उसके लिए हमेशा एक एस्ट्रोलॉजर को दिखा के पहने, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स तो इस तरह से रिकमेंड कर देते हैं कि दशा चल रही पहन लो, ऐसा नहीं होता है हर बार। तो उसको मोती पहन सकते हैं डेफिनेटली, बशर्ते कि वो चार्ट के लिए सुटेबल हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं आप देखते हैं। सबसे अच्छा तो तरीका ये कि हमारे घर में मदर है, माँ जो है वो चंद्रमा का कारक होती है, तो माँ की सेवा करो, इससे अच्छा तो कुछ ही नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि इन सभी चीज़ों में कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। तो कर्म अगर हमारा बढ़िया हो, माता से रिलेटेड हमारी इफेक्शंस हो, मैंने देखा लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, सबसे पहले उनको ये रेमेडी ये देता हूँ कि माँ से आप रिलेशन अच्छा करिए। वो कहते हैं मदर से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है। मैंने कहा देन हाउ यू कैन एनहेंस द क्वालिटीज़ ऑफ मून। आपको मून को अच्छा भी करना है तो आपको माता की सेवा करो, देखो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये सब एसोसिएटेड रेमेडीज़ हैं। आपने स्टोन पहन लिया, रुद्राक्ष पहन लिया, मेडिटेशन कैन बी ए गुड थिंग। अपने आसपास में ग्रीनरी इस्टेब्लिश करना बहुत अच्छी चीज़ है। आप सोशल वर्क करिए, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, उससे भी आपका देखिए जिस काम को करने से, अच्छे काम को करने से मन में हैप्पीनेस आती है, आप उसको करेंगे तो चंद्रमा डेफिनेटली आपका गुड पोस्चर में आ जाता है। अब आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुंडली में शनि या मंगल दोष होने पर घर का वास्तु बदलना जरूरी होता है? देखिए वास्तु तो ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि आपको आज आपने एक आज कार लिया, गाड़ी लिया और कल एक नया मॉडल आ गया और आपने कहा ये आई एम नॉट हैप्पी, मुझे तो आज ही चेंज करना है। तो वास्तु इज स्ट्रक्चर जो हमने शुरू में डिस्कस किया, तो वास्तु कैन नॉट बी कीप ऑन चेंजिंग ऑन पीरियडिक बेसिस। दशा सिस्टम तो चेंज होता रहेगा लेकिन वास्तु आप चेंज नहीं कर सकते। एक ही वास्तु में 6 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, तो 4 लोगों का दशा अगर ख़राब होगा तो उन पे इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, लेकिन बाकी 6 लोग तो वास्तु को एंजॉय कर रहे हैं। तो वास्तु तो एक बार इस्टेब्लिश हो गया। हाँ, अगर वास्तु आपने इवोल्यूट नहीं किया है और दशा आ गई है और आपको चैलेंजेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली वास्तु को इवोल्यूट कराना ज़रूरी है। अगर वास्तु आपका ठीक है और शनि की दशा या राहु की दशा आ गई तो या दोष, अब दशा आने से कोई दिक्कत नहीं है। दशा आती है, हमने देखा है कि मंगल की दशा में लोग बहुत प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, पैशन का है प्लेनेट, आपको पुश करता है ना। तो ये क्या कैटलिस्टिक का काम करता है, चीज़ों को फास्ट करता है, रिएक्शंस को फास्ट करता है। तो मंगल की दशा में लोग बहुत तेज़ी से काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर मंगल कुंडली में ख़राब है तो डेफिनेटली उसका दोष को देखना चाहिए, उसका देखना चाहिए कि वो परफॉर्म, आप हाफ ऑफ द टीम के साथ में आप रिजल्ट परफॉर्म करेंगे, ऐसा तो बहुत चैलेंजेस है। आपकी जो आर्मी है उसमें मंगल भी है, शनि भी है, और अगर उनकी दशा आ गई है तो मंगल की दशा में आप क्या कर सकते हैं, आप इवोल्यूट करिए चीज़ों को, अपनी स्ट्रेंथ को इवोल्यूट करिए, उसके हिसाब से परफॉर्म करिए। अगर मंगल का दोष है, दशा आने पे वास्तु चेंज करना, ये तो मैं इसमें तो मैं एग्री नहीं करता हूँ। अगर हाँ कुछ गड़बड़ है तो कुछ चैलेंजेस हैं तो उसको देखना चाहिए। मंगल की दशा आने पर आदमी को फियर फैक्टर आ जाता है, अनस्टेबिलिटी फैक्टर आता है। तो अगर आपका स्ट्रक्चर मंगल के कारण जो साउथ का स्ट्रक्चर अगर आपका कमज़ोर है तो स्ट्रक्चरिंग ठीक करिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और मंगल के आप उपाय भी कर सकते हैं। मंगल दोष अगर है कुंडली में, अगर मंगल को दोष है या शनि को दोष है तो उसके उपाय करने पे, रेमेडीज करने पे रिजल्ट आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेमेडीज़ का रिजल्ट जो आता है थोड़ा वक्त लेता है लेकिन रिजल्ट ज़रूर आता है, ऐसा देखा गया है। आप अपने भाई की हेल्प कर सकते हैं, मंगल सबसे अच्छा है, अपने ब्रदर हैं, फ्रेंड्स हैं। और मंगल जो है, जो लोग एस्ट्रोलॉजिकली नहीं मानते हैं, जो लोग रिलीजियसली ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो उनके लिए हम कहते हैं कि आप मेडिसिन का डोनेशन कर दीजिए, हॉस्पिटल में कोई चैरिटी कर दीजिए, क्योंकि मंगल का वो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। क्योंकि मंगल क्या करता है, आपको दुर्घटना करने की कोशिश करता है और ब्लड लॉस होगा, हॉस्पिटलाइज होगा, तो आप उसको चैरिटी कर दीजिए पहले, वो बहुत अच्छा तरीका है।
ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। शनि अगर खराब है तो शनि के लिए क्या कर सकते हैं, शनि के लिए आप क्या करें, पेरेंट्स को अपना अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम क्या है, समझदार लोग भी अपने पेरेंट्स को जाके ओल्ड एज होम जाके छोड़ के आ जाते हैं। इंडिया में तो बहुत प्रॉब्लम है, यूएस में तो बहुत चार्म माना जाता है, लेकिन यहाँ इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है और ओल्ड एज होम्स की दशा अच्छी नहीं है। तो शनि अगर खराब है तो आप कम से कम, अगर पेरेंट्स आपके नहीं हैं, अगर पेरेंट्स है तो सबसे पहले तो आप पेरेंट्स को टेक केयर करिए तरीके से, उनका रेस्पेक्ट करिए, रिगार्ड करिए। और अगर नहीं है तो रेमेडी भी है। रेमेडी ये है कि आप अपने ओल्ड एज होम्स को सेवा करिए, उनको कुछ। अब देखिए सिख लोग कितना बड़ा काम करते हैं शनि के लिए, कार सेवा, कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, कार सेवा गुरुद्वारा में करते हैं। बूटा सिंह जी को देखा हमने, ज्ञान जेल सिंह जी को देखा। तो कार सेवा क्या है, आपकी समाज की सेवा है ना। तो आप यहाँ पे अगर शनि आपका खराब है तो आप बिल्कुल ओल्ड एज होम में हेल्प कर सकते हैं, हैंडीकैप लोगों की हेल्प कर सकते हैं अपने शनि को क्वालिटीज को एनहेंस करने के लिए। आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो पक्की बात है वो आपको रिटर्न नहीं दे सकते, मगर आपके लिए कोई और दूसरा आपसे ज़्यादा पावरफुल खड़ा है जो आपको हेल्प करने को तैयार है। तो दिस इज़ अ विशियस साइकिल, दिस इज़ विशियस सिस्टम सर्कल, कि आप किसी की हेल्प करते हैं तो कोई दूसरा आपको हेल्प करने को तैयार होता है। मगर ये नेचर ये कहता है आपको पहले कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो हैप्पीनेस है ये आपको मिलती है। ग्रह दोष अगर है तो उसको देखिए, और ग्रह दोष होने पे वास्तु को आप डिमोलिश मत करिए, क्योंकि वास्तु बहुत एफर्ट से बनता है और एक बार जब वो सिस्टम स्टैब्लिश हो जाता है तो उसको आप डिस्ट्रॉय मत करिए, अनलेस एंड अनटिल जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो उसका वास्तु छेड़िए। कुछ उसमें प्रॉब्लम है तो छेड़िए, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ग्रह दोष की शांति करके भी अपना रेमेडी कर सकते हैं। लॉजिकल तरीके से चला जाए तो शायद खुद की खुशी के साथ साथ आसपास वालों की खुशी भी बहुत आसान लग रहा है सब कुछ आपसे बातचीत करके, सच बिल्कुल, हमें सराउंडिंग्स को भी साथ लेके चलना होता है। मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करूँगा, आई रिमेंबर वॉरेन बफेट के बारे में हमने पढ़ा, तो वॉरेन बफेट हर साल कुछ ना कुछ चैरिटी देते हैं, चाहे वो एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए देते हैं, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए देते हैं, मेडिकल सर्विसेज के लिए देते हैं। तो उनसे पूछा गया कि हर साल आप इतना डोनेशन क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं इससे मुझे खुशी मिलती है। अब खुशी कैसे मिलती है, वो कहते हैं कि बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन यूएस, तो मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, एनवायरनमेंट मिला, तो इट वॉज ए गुड वास्तु, है ना। वो उनको हेल्प मिला और अपनी पर्सनैलिटी ट्रेस को यूज़ करके उन्होंने अपनी एक वेल्थ जनरेट करी। वो कहते हैं जब मुझे वेल्थ जनरेट इस सोसाइटी ने करवाई तो मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करूँ। एंड सच अ नोबल थॉट। यस, एंड पैरेलली ही ऑल्सो टोल्ड कि अगर इफ़ आई कुड बॉर्न इन पाकिस्तान तो क्या मैं ऐसी वेल्थ लेता, या कुछ और ऐसी कंट्री में अगर पैदा होता तो मुझे ये ऐसी वेल्थ नहीं मिलती। तो आई कुडंट गेट ए चांस टू परफॉर्म। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अपनी वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अपने कर्मा का रिफाइनमेंट करिए बाय कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। मतलब सॉल्यूशंस हैं, बट समस्या को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैंटास्टिक, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ा तो ये है कि हम अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं और अपने आप को कैसे अलाइन कर सकते हैं एनवायरनमेंट के साथ में, ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। बट वो भी ग्रह के साथ में कनेक्टेड है, इसलिए ग्रह को देखना जरूरी है, वास्तु को देखना जरूरी है। आप हर जगह पैशनेट नहीं हो सकते, एनवायरनमेंट आपको पैशन देता है, तो एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और एनवायरनमेंट कुछ नहीं, वास्तु है। वास्तु करेक्शन से एंजाइटी या नेगेटिव थॉट्स को भी हम कम कर सकते हैं क्या? ये मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, मे बी आउटसाइड हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है, या हमारे अंदर जो हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती जा रही है, कहीं ना कहीं लोग अकेले होते जा रहे हैं, लोनर्स होते जा रहे हैं। ऐसे में एंजाइटी नेगेटिव थॉट्स तो आती ही आती हैं। तो क्या वास्तु करेक्शन से, वास्तु मेजर से इन चीज़ों पे काम किया जा सकता है? वास्तु करेक्शन से डेफिनेटली हम लोग कुछ चीज़ों पे तो काम कर ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फैमिली में कंसेंसस नहीं है और वहाँ चिल्ड्रंस की ग्रोथ भी नहीं है, तो डेफिनेटली आप नॉर्थ ईस्ट को चेक कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट को डीक्लटर करिए, वहाँ पे अगर कुछ हैवी ऑब्जेक्ट पड़े हैं तो आप उनको हटा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन को जितना आप लाइट रखेंगे उतना हमारा कंसेंसस बनता है फैमिली में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो लॉर्ड हैं वो जुपिटर हैं, प्लैनेट की बात करते हैं, तो वो हमारे विजडम को भी रिफ्लेक्ट करता है। अब फैमिली में किसी ओपिनियन पे एग्री करने के लिए जुपिटर का बढ़िया होना ज़रूरी है या नॉर्थ ईस्ट का अच्छा होना ज़रूरी है। तो नॉर्थ ईस्ट को जितना आप क्लीन रखेंगे, वहाँ पे आप टेम्पल कर सकते हैं, वाटर बॉडी रख सकते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली सिंक्रोनाइज करती है इन सब चीज़ों से। तो एक तो ये तरीका हो गया हारमोनी। जब हारमोनी हो जाएगी तो हैप्पीनेस हो जाएगी। अब मान लीजिए कि हम लोग दूसरा पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए कि हमारा वास्तु करेक्शन, मान लीजिए कि किचन हमारा सही लोकेशन में नहीं है, तो किचन की सही लोकेशन को आइडेंटिफाई करिए, या किचन के इंटरनल ओरिएंटेशन को आप सही करके अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं। यू कैन
बी बेटर एट योर फैमिली। और आप अपने ऑफिस में भी मान लीजिए कहीं आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे फीमेल आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या फीमेल बॉस है, तो वहाँ भी आप इस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपका साउथ ईस्ट बढ़िया होगा या शुक्र आप अच्छा कर लेते हैं तो ये सब चीज़ें आपको एडवांटेज देते हैं। क्या वास्तु और कुंडली दोनों मिलकर हमारे मूड स्विंग्स या इमोशनल बैलेंस को भी अफेक्ट करते हैं? देखिए, वास्तु में बेसिकली अब इनमें जो बात करी वो लेआउट्स की बात करी। लेआउट का ओरिएंटेशन अगर का ठीक है, फंक्शनल जो लेआउट्स हैं, जैसे मान लीजिए किचन सही लोकेशन पे है, वॉशरूम सही लोकेशन पे है, मास्टर बेडरूम सही लोकेशन पे है, और आपका टेंपल सही लोकेशन पे है, वाटर बॉडी सही है, और अगर इंडिविजुअल यूनिट है तो उसका गेट सही लोकेशन पे है, तो डेफिनेटली वास्तु में तो हम लेआउट्स को कंट्रोल करके, लेआउट्स को अच्छा करके हम बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। अब कुंडली से कैसे हम मूड स्विंग्स को कर, देखिए अगर ये सब अच्छे हो जाते हैं तो हमारा मूड स्विंग, हम अच्छे मोड में आ जाते हैं। और कुंडली में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मानता हूँ, इसका एक प्रोसेस है, मैं आपको वो शेयर करता हूँ जो मेरे गुरु ने मुझे शेयर किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। किसी चीज़ को देख करके जो आपके माइंड में परसेप्शन आता है वो है जुपिटर के कारण। अगर जुपिटर आपका बढ़िया होगा तो आपका एनालिसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ गुड, आप सही ऑब्जेक्ट को पकड़ लेंगे कि ये है, तो वो क्या है, विजडम है आपका, जुपिटर नॉलेज है। अब जुपिटर जो नॉलेज है उसको प्रोसेस करने का काम करता है मरकरी, जो हमारे नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है और एंजाइटी को कंट्रोल करता है। तो मान लीजिए कि आपने प्रोडक्ट तो सही पकड़ा है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग सही नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो मरकरी इज़ नथिंग बट द प्रोसेसिंग एबिलिटी। आज की डेट का एआई जो है वो मरकरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ये सारी मरकरी है। आप बिजनेस करते हैं वो भी मरकरी के कारण करते हैं, शेयर मार्केट को कंट्रोल भी मरकरी करता है। तो देखिए जुपिटर के बाद में मरकरी आ गया, डिसीजन मेकिंग से पहले जो फाइल बना रहा है वो मरकरी है। अब मरकरी ने जो काम किया, जो प्रोसेस किया, वो नॉलेज जो सामने आई, उसके बेस पे आपने डिसीजन लिया, वो चंद्रमा है, दिस इज मून। तो मून आपका सिग्नेचर है एक तरह से देखा जाए तो। एस्ट्रोलॉजी में मून को इसलिए बहुत बड़ा माना गया है, बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। इंक्लिनेशन, आप जो डिसीजन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप, चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं फिर हम मून के एक एग्जांपल पे आएंगे। तो मून आपके डिसीजन को बायस करता है। अगर मून आपका सही है तो आपने डिसीजन तो सही ले लिया, लेकिन प्रोसेसिंग बुध ने कर दी तो गड़बड़ हो गया आपका। आपके सामने जो फाइल आई है गलत आई है और उस पर आपने साइन कर दिया तो आपका रिजल्ट गलत हो गया। और मान लीजिए ये सब चीज़ें ठीक है, आपने डिसीजन भी सही लिया, लेकिन सूर्य आपका अच्छा नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, देन यू डोंट फील हैप्पी। तो मूड स्विंग आपके कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, देखिए आपने ऑब्जेक्ट सही पकड़ा, खुश हो गए, भैया सही इन्फॉर्मेशन है अपने पास में, प्रोसेसिंग सही हो गया तो आपने कहा बहुत अच्छा हो गया, रिजल्ट अच्छा आ गया कि डिश जो बनी है बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है, लेकिन उसमें टेस्ट में कुछ भी चीज़ कमी है तो आपको मज़ा नहीं आएगा। या मान लीजिए वो भी सब ठीक है, सब कुछ बन गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है कौन है, सूर्य, आप खा ही नहीं रहे तो आपका मन कितना मूड स्विंग हो गया। आपने कितने मन से किसी चीज़ को बनाया, किसी डिश को बनाया, और आपकी फैमिली उसको खा नहीं रही है तो आपका मूड स्विंग कैसा रहेगा बताइए। तो लॉजिकली ये चारों के चारों प्लैनेट्स की एक सीरीज है, जुपिटर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद में मून, मून के बाद में ये। कहाँ तक इसमें सच्चाई है कि गट फीलिंग जो है वो कहीं हमारे प्लैनेट्स, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल कुछ इसका बेसिस भी है, या फिर ये सिर्फ एक कैपेबिलिटी है जो हमारे अंदर है? नहीं, कैपेबिलिटी तो है ही, गट फीलिंग भी बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को वास्तु का नॉलेज नहीं है, इवन मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे हैं जिसको शगुन ज्योतिष भी बोला जाता है। अगर आपको गट फीलिंग आ रही है तो आप उसको काम को करोगे तो रिजल्ट तो आपको बढ़िया आएगा ही आएगा। आपको फीलिंग आ जाती है ये काम खराब होने वाला है, आप रोक लो, होल्ड इट फॉर सेकेंड्स, आपको लगेगा कि मैंने सही डिसीजन लिया। मेरे गुरुजी भी ये कहते हैं, मैंने गुरुजी से एक बार ऐसे ही बात किया तो गुरुजी कहते हैं कि देखिए आपके पास ना तो पंचांग है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में पंचांग बहुत बड़ी चीज़ होती है जिससे आप सब कुछ देखते हैं, और आपके पास कुछ भी नहीं, कंपास भी नहीं है, लेकिन आपको गट फीलिंग आ रही है क्योंकि वहाँ की ओरा एम्बियंस ऐसी है जो आपको मतलब कैप्टिवेट कर रही है कि कर दो ये चीज़, तो आप कर दो, आपको नुकसान नहीं होगा। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस बाद में जाके इवैल्यूएट करते हैं, अरे यार वो दशा तो बहुत अच्छी चल रही थी। तो ये देखिए, ये जो हमारा जो चक्र है ना, वो चक्र हमारे को इंड्यूस करता है बेसिकली, है ना। आप देखें, आप वो चक्रा जो है ना, अब ये हम जो स्टोन्स वगैरह पहनते हैं ये बेसिकली हमारी चक्रा को हील करता है। तो चक्रा हमारे को इंड्यूस कर देता है विदाउट नोइंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, विदाउट नोइंग अबाउट वास्तु, वो चक्रा हमारे को हील करता है और वो हमारे को गट फीलिंग देता है, यार ये काम तो बढ़िया है, कर लो इसको, तो कर लेना चाहिए।
तो ये आपकी कैपेबिलिटीज़ है, दिस इज़ वन ऑफ द कैपेबिलिटी। इंट्यूशन आना भी कोई गलत बात नहीं है, ये केतु के कारण होता है। केतु जब अष्टम भाव में या बुध अष्टम भाव में होता है तो इंट्यूशंस आते हैं। अब वो कितने अच्छे हैं, इंट्यूशन उस पर डिपेंड करता है किस क्वालिटी का इंट्यूशन आपको आता है। तो ये कोई बट दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, कि हमारा कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, उसके हिसाब से ही शायद हमारी ये जो इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज होती हैं कि हमारा इंट्यूशन कितना अच्छा है, वो भी कहीं ना कहीं ग्रहों के हिसाब से चलता होगा। सब कुछ जैसे हम देखते हैं कि मुझे याद आता है, हम जब चाइल्डहुड में थे तो उस समय ब्रूस ली की मूवीज़ बहुत आती थी। तो यंग एज में जब स्कूल के स्टूडेंट्स या कॉलेज के स्टूडेंट ब्रूस ली की मूवी देख के आते थे तो 3 दिन तक वो ब्रूस ली बने रहते थे। तो हाँ, तो वो इंड्यूस कर देता है। तो वो आपका वो प्लेनेट को हाइपर कर देता है ना, वो आपके प्लेनेट को, मंगल को या किसी और प्लेनेट को इस तरह से हाइप कर देता है और वो 3 दिन तक ब्रूस ली फॉर्म में चलता है। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपके इंड्यूस करती हैं। प्लैनेट्स तो हैं ही। देखिए, मैं ये मानता हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैं पहले एस्ट्रोलॉजी को शायद नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने आपको बताया कि मैं एस्ट्रोलॉजी से रूबरू हुआ तो मुझे लगा यार ये तो बहुत स्ट्रांगली रोल प्ले करती हैं। तो हाउ वी कैन गेट द असिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इससे लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। एक डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको इंटेंजिबल चीज़ देता है, आपको कोई मेडिसिन नहीं देता, केवल प्रिस्क्रिप्शन देता है। हम लोग भी क्या करते हैं, लोगों को उनकी दशा सिस्टम, और ये प्रेडिक्टिव साइंस है, उनकी दशा सिस्टम वास्तु के हिसाब से उनको रेमेडियल पार्ट बताते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं चीज़ें करता हूँ कि ताकि उनको प्रॉपर उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक आपने जो बोला, गट फीलिंग और ये सब चीज़ें हमारी एस्ट्रोलॉजी में इनका बहुत महत्व है। ये बिल्कुल उससे अलग नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। जो हमारी कुंडली है, जो हमारा हॉरोस्कोप है, जिसमें वो प्लैनेट्स की दशा, जो प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं, ग्रहों की दशा होती है, यही तो हमारे बिहेवियर को और हमारे ट्रेड्स को कंट्रोल करती हैं। तो अगर उस चीज़ का कंट्रोल कहीं से हम समझ सकते हो तो डेफिनेटली चेंज भी किया जा सकता है रेमेडियल मेजर से। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, शेयर मार्केट में लोग काम करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट, इसमें 2 तरीका होता है। हमने देखा है कि अगर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उसमें और इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू लगातार गिर रही है तो पीपल नॉर्मली कम आउट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, आप उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही तो आपको इवोल्यूट करना जरूरी है चीज़ों को, बिकॉज आप प्रोफेशन में आप देख रहे हैं। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में अगर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं तो एटलीस्ट उनको इवोल्यूट तो करिए। और इवोल्यूशन में आपको पता चलता है यार ये छोटा सा प्लैनेट मुझे दिक्कत कर रहा है। आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस, छोटा सा रेमेडियल पार्ट के बाद भी रिजल्ट बहुत बढ़िया मैग्नीफाई हो जाती है। इट इज़ जस्ट लाइक की एंड लॉक। आप किसी रूम में एंटर करने के लिए आपको उसकी छोटी सी की चाहिए और वो सक्सेस बहुत बढ़िया आ जाती है। तो ये छोटी सी रेमेडीज़ भी कई बार बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं। बट उसके ऊपर मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि आपका बिहेवियर पैटर्न और आपका कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है जो सब चीज़ें ठीक कर देता है। जहाँ पहले फैमिली सिस्टम्स, हम कह सकते हैं फैमिलीज बड़ी सिंपलिस्टिक तरीके से चलती थी कि मैन ऑफ द हाउस यूज्ड टू वर्क एंड द वुमेन ऑफ द हाउस यूज्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड डू द हाउस वर्क। घर का सारा काम उनके जिम्मे होता था। आजकल आप देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं अपने आसपास की चीज़ें बदल गई हैं। करियर का स्ट्रेस हर किसी को, वेदर घर का बेटा हो या बेटी हो, सबको करियर का स्ट्रेस रहता है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी या वास्तु को ध्यान में रखते हुए इस स्ट्रेस को इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह से कम किया जा सकता है? रेशमा जी, आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है आज की टाइम में। एम्प्लॉयमेंट, आज का टाइम बहुत कीमती है, हर एक के लिए टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। तो टाइम का सही यूज़ होना चाहिए और जॉब या एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस जो भी है वो आदमी को मिलना चाहिए, सो डैट ही कैन बी प्रोडक्टिव और वन कैन बी प्रोडक्टिव। एस्ट्रोलॉजिकली तो हम लोग नॉर्मली जो कार्य क्षेत्र का जो हाउस होता है वो 10वां भाव होता है, उसको हम एस्ट्रोलॉजिकली चेक करते हैं, उसके प्लैनेट की पोजीशन को देखते हैं, प्लैनेट हेल्दी है कैसा है, और उसके बेस पे हम लोगों को गाइडेंस देते हैं कि आपको ये करियर ऑप्ट करना चाहिए। या होरोस्कोप में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, वो भी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसके बेस पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग में हम उसमें हेल्प करते हैं। 5th हाउस भी हमारी क्रिएटिविटी का होता है हाउस, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में एक डिविजनल चार्ट होते हैं जिसमें हम D10 चार्ट होता है, वो स्पेशली और एक्सक्लूसिव जो है वो वर्क प्लेस के लिए होता है। उसका एनालिसिस करके जो प्रिवलिंग दशा चल रही होती है, जो करंट दशा चल रही होती है, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स और दशा जो होती है, उसको इवोल्यूट किया जाता है और उसके बेस पे
उसमें देखा जाता है प्लैनेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या कह रहा है। कई बार ये होता है कि हम देखते हैं कि चार्ट में तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट दिख रहा है और वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। उस केस में हम D10 चार्ट को इवोल्यूट करना ज़्यादा बेटर मानते हैं और हम देखते हैं कि कई बार वो प्लैनेट जो इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अपेरेंटली, बट वो उतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो उसका रेमेडी करते हैं और हमने देखा उसकी रेमेडी करते बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं और बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल असिस्टेंस मिलती है। तो ये तो एक तरीका हो गया कि आप एस्ट्रोलॉजिकली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को एनहेंस कर सकते हैं। दिखने में जो चीज़ दिख रही है वैसी नहीं है, उसका रेमेडी पार्ट करने से और वो हो जाता है। तो D10 को भी इवोल्यूट किया जाता है। तो अब वास्तु के हिसाब से कैसे करें? मान लीजिए आपका ऑफिस है और प्रोफेशनली आप एक ऑफिस में हैं, तो ऑफिस में आप नॉर्थ ईस्ट को क्लीन रखिए। नॉर्थ ईस्ट में आप वाटर बॉडी रख सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, अपना साउथ वेस्ट को हैवी रखिए। अपना ऑब्जेक्ट, अपनी सिटिंग पोजीशन साउथ वेस्ट में रखिए। आपकी फेसिंग जो होनी चाहिए ईस्ट को, नॉर्थ को, ईस्ट और नॉर्थ को हो या नॉर्थ ईस्ट को हो तो बहुत अच्छा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो वास्तु में एक चीज़ मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगा, वास्तु में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। हमने सारे ग्रह की बात करी मगर सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ सूर्य है, क्योंकि जितना भी आपका प्रीमिसेस है, चाहे वो घर है चाहे ऑफिस है, अगर वहाँ लाइट का प्रोविज़न अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि सन जो है वो आपकी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। फोटोसिंथेसिस आप देखते हैं, प्लांट्स वगैरह वो सब सन की लाइट में ग्रो होते हैं। तो अगर सूर्य का रोशनी अगर आपको वहाँ अच्छा मिल रहा है, ऑफिस ऐसा है, ओपनिंग्स हैं, है ना, विंडोज़ हैं, एयर का फ्लो अच्छा है और आपका सन का लाइट अच्छा है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो मैंने देखा है कि नॉर्मली अगर आपके ऑफिस में विंडोज़ वगैरह हैं और एयर का सर्कुलेशन अच्छा है, लाइट्स का सर्कुलेशन, लाइट का प्रोविज़न अच्छा है, तो मैंने देखा वो लोग बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। और दूसरा, कोशिश करिए नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग अगर आप लेते हैं तो आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साउथ और वेस्ट नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटी वाला है, कोई डिज़ाइनर है, तो वो वेस्ट जोन का अगर ऑफिस लेता है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं कि वेस्ट जोन ख़राब है। तो हर एक जोन की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं। लेकिन वास्तु में आप अंदर अपने ऑफिस में प्लांट्स वगैरह को रख करके भी आप ऑक्सीजन देखिए, जितना ऑक्सीजन, जितना एयर जितना रहेगा, आप उतना ही एक्टिव रहेंगे, लाइव रहेंगे और आपकी परफॉर्मेंस को ये एनहेंस करता रहेगा। एक डल आदमी जो होता है वो आदमी परफॉर्म नहीं कर पाता है, लेकिन एक्टिव आदमी जो है वो बेटर परफॉर्म करता है। तो लाइट, एयर, ये सब कुछ चीज़ें जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वास्तु के द्वारा भी आप अपने वर्क प्लेस को एनहेंस कर सकते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों के, हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में घुसते ही एक ऑरा अलग होती है। इट इज़ वेरी सिंपल ऑफिस। तो कलर शेड्स बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ उसमें। कलर शेड्स आप, लाइट कलर शेड्स, इवन एट योर वर्क प्लेस, एट इन योर होम ऑल्सो, आप कलर्स थेरेपी रखिए। कलर, लाइट कलर यूज़ करेंगे, क्रीम कलर, वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर्स। ये आपके देखिए, आप देखिए ब्रिटेन और US में, वहाँ सारे यही कलर चलते हैं। सो ये कलर सूथिंग कलर्स हैं जो आपको प्रोग्रेस देते हैं, आपको इरिटेट नहीं करते हैं, आपकी एनर्जी को सपोर्ट करते हैं। और कुछ कलर जैसे अब हम देखते हैं हमारे पास में आते हैं तो हम स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू भी कहते हैं, क्योंकि मेंटल पीस देते हैं। क्योंकि आप देखिए एक बोर्ड मीटिंग चल रही है, अचानक बहुत हॉट मीटिंग हो जाती है, बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेते करते क्या है, इमीडिएटली दे गो आउट एंड स्पेस। तो कलर कौन सा है? स्काई ब्लू। तो वो भी कलर एक सूथिंग कलर है, आप ले सकते हैं। इवन बेडरूम में भी आप देखिए, अगर आप कलर चाहें तो उसमें भी आप ले सकते हैं। मैं इसको हम लोग बात तो D10 पे कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ इसलिए ले रहा हूँ कि मेंटल पीस के लिए भी आप इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो घर में भी आप इस कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। पिंक कलर, पिंक शेड जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के कलर थेरेपी को यूज़ करके भी आप ऑफिस और घर दोनों के लिए बड़ा अच्छा कर सकते हैं। बट ऑफिस में तो डेफिनेटली आप साउथ वेस्ट में अपनी सीटिंग रखिए और नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट को देखिए। और साथ में अगर आपके कुछ प्रोविज़न है कैटल का, या आपको कोई फायर का, जैसे, क्योंकि फायर जो होती है जिसे हम कहते हैं अग्नि, वो हमारी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर फायर भी है या इन्वर्टर भी है तो आप ऑफिस में इन्वर्टर को साउथ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो आपकी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, बिजनेस और वर्क, हमने जो बात करी, जॉब या बिजनेस, वर्क प्लेस, इसमें फायर का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आपको ग्रोथ कौन देता है? फायर देता है। तो फायर का मतलब अग्नि नहीं है, यहाँ ग्रोथ है। आपके अंदर कितनी हंगर है, हंगर टू ग्रो। तो मान लीजिए कि आपके ऑफिस प्रेमिसेस में छोटा सा भी इन्वर्टर लगा हुआ है, कुछ भी है जो फायर है, या एक
केटल भी है, तो आप उसको साउथ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में इस्टेब्लिश करिए, उसको यूज़ करिए, तो डेफिनेटली वो आपके फायर एलिमेंट को इवोक करता है, अच्छा करता है। सिमिलरली घर में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, तो ये सब ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह से आप वर्क प्लेस को भी आप वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से एनहेंस कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ को देख सकते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, समस्याएं हम सबके साथ हैं, लेकिन हाँ बस समाधान हम चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, और यदि चाह रहे हैं तो किस तरह का समाधान हम ढूंढते हैं, यही सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आपने जो बोला बिल्कुल सही यही है, आपको प्रोसेस सही करना होता है। मुझे एक छोटा सा मैं केस शेयर करूंगा कि हम लोग एक वास्तु संबद्ध बना हुआ मकान था, उसमें हम गए और फैमिली में कोऑर्डिनेशन की बहुत प्रॉब्लम थी और दे वर नॉट हैप्पी, हेल्थ इश्यूज़ थे, स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे। आई एम वेरी सरप्राइज, मुझे नहीं समझ आया। मैं जाके देखा तो नॉर्थ ईस्ट जो हम कहते हैं ईशान कोण जो बोलते हैं, वहाँ पे इन्वर्टर रखा हुआ है और इन्वर्टर कनेक्टेड। तो आपने फायर को डिस्टर्ब कर दिया, फायर डिस्टर्ब हुआ तो महिलाओं को प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद में फायर आपने रख दिया नॉर्थ ईस्ट जोन में, जो नॉलेज का जोन है, जुपिटर का हाउस है। अब वो सारे स्टमक डिसऑर्डर, जो स्टमक रिलेटेड इश्यूज होते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट खराब होगा तो आपको स्टमक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आएंगे। केवल वो इन्वर्टर की पोजीशन को, लोकेशन को चेंज करते ही बहुत कुछ चीज़ें चेंज होंगी। तो छोटी चीज़ें हैं बस, मगर उसको पकड़ना ज़रूरी है। तो अब ये एक मिथ है, लोग वास्तु पे विश्वास करते नहीं करते, लोग एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते नहीं करते, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनको इस पे थोड़ा सा और ये एक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जो है ये साइंस है, तो साइंस की तरह इसको आप देखें। आप उसको कहते हैं ना, वो गंडे ताबीज़ वाला ये काम नहीं है जिसमें आपको ताबीज़ दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप इसको टेक्निकली देखिए तो आप में से बहुत कुछ एसेंस है। जुपिटर किसी का, मान लीजिए किसी का जुपिटर ख़राब है, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो कहता है नहीं मैं तो ये पूजा पाठ नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, जुपिटर किसका लॉर्ड है? नॉलेज का। एटलीस्ट स्टार्ट शेयरिंग नॉलेज फ्रीली। कोई टीचर होते हैं तो टीचर को हम कहते हैं आप फ्री में किसी को ट्यूशन पढ़ाइए, किसी का वेलफेयर करिए, अपने आसपास में ज़रूरतमंद बच्चे उनके लिए कुछ करिए, एजुकेशन के लिए करिए। तो ईजीएस्ट रेमेडी भी है और टेक्निकल उसके पीछे सेंस है। तो मैंने देखा बहुत सारे जो टीचर्स लोग दुखी होते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ एटलीस्ट मैडम आप अपना कुछ लोगों को ट्यूशन पढ़ाना चालू करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखिए क्या सेंस होगा, क्या इम्पैक्ट होगा उसका। जो लोग रिसोर्सफुल है उनको मैं कहता हूँ कुछ एजुकेशन के लिए चैरिटी करिए, बच्चों के लिए चैरिटी करिए, तो वो चैरिटी करते हैं तो उसका रिजल्ट ही अलग होता है। तो हम लोगों को कुछ अपनी इनकम में से कुछ ये चीज़ें निकाल के ये समाज के लिए करना चाहिए। ये मैं मैसेज ज़रूर दूंगा सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं, कि आप अपने चैरिटी जरूर करिए सोसाइटी के लिए। किसी ना किसी रूप में चैरिटी करेंगे तो आप किसी ना किसी रूप में अपने प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए चैरिटी कर रहे हैं तो जुपिटर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बच्चियों के, अब हम देखते हैं कि हमारे नवरात्र आते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के लिए हम हेल्प करते हैं, कुछ उनको देते हैं, तो हम अब इनडायरेक्टली हम अपना मरकरी को अच्छा करते हैं। बहनों को हेल्प करते हैं तो मरकरी अच्छा होता है, भाइयों को हेल्प करते हैं तो मंगल अच्छा होता है। तो अपने किसी फ्रेंड की, कोई फ्रेंड नीड में है और आप दुनिया भर का आप डोनेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई फ्रेंड नीड में तो उसकी हेल्प करके भी आप मंगल को अच्छा कर सकते हो। सिमिलरली आप बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, शुक्र सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट शुक्र है। आज कौन आदमी नहीं चाहता है, कौन बंदा नहीं चाहता है कि मेरी लग्जरी बढ़े, लेकिन हम फीमेल्स के प्रति एटीट्यूड ही चेंज करने को तैयार नहीं। इफ़ यू चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स फीमेल, अब महिला के एजुकेशन के लिए, महिला के एम्पावरमेंट के लिए हम बात करते हैं मगर करने को तैयार नहीं। आई हैव सीन लॉट ऑफ बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज, बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, उनकी फैमिली डिस्टर्ब्ड है क्योंकि वो अपने स्पेस ही नहीं देते। आप अपने घर में महिला को स्पेस देंगे तभी तो शुक्र बढ़िया होगा। किसी का 10th हाउस का लॉर्ड अगर शुक्र है तो मैं कहता हूँ अपनी महिला, अपनी पत्नी की बात को सुनिए, क्योंकि उस गेन्स उसी से है। तो हम लोग अपनी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनके ठीक करके भी हम अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना सकते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप एस्ट्रोलॉजी या वास्तु ही जानें। आप आसपास में जो चीज़ें हैं उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करके, सोसाइटी के लिए कुछ सोशल वेलफेयर करके भी आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी, बहुत गलत कुंडलियाँ, बहुत ख़राब कुंडलियाँ भी मेरे पास आती हैं और मैं सरप्राइज तब होता हूँ जब उनकी लाइफस्टाइल को देखता हूँ। मैं कहता हूँ सरप्राइज हो गया। तो जब उनसे मैं पूछता हूँ कि व्हाट दे आर डूइंग, तो आई एम सरप्राइज कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वो सोचते हैं सर ये क्या ज़रूरत है इसकी। तो मैं वास्तव में ये आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इफ़ यू इंटेंड टू डू गुड कर्मा इन योर लाइफ और सराउंडिंग के साथ में अपना कोऑर्डिनेशन अच्छा कर लेते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं, लॉजिक्स को फॉलो करते हैं, यू कैन मेक लाइफ मच बेटर देन अदर्स। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मिथ्स एंड फैक्ट, यानी भ्रम और तथ्य। भ्रम है बहुत सारे, तथ्य है सिर्फ एक, और यही है हमारा उद्देश्य।
मिथ्स एंड फैक्ट एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज जो आपको बताएगी लॉजिकली कि फैक्ट क्या है, क्या करना है हमें जिंदगी में आगे इसी तरह से चलते हुए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको उन मिथ्स के बीच में से फैक्ट प्रेजेंट करें, ला कर दें आपके सामने लॉजिकली, साइंटिफिकली उस फैक्ट को। मिथ्स एंड फैक्ट एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज है और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके उन बिलीफ्स और अंधविश्वासों के बीच में से उस फैक्ट को आपके सामने प्रस्तुत करें।